बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कशन कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स पे स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ हाफ लाइफ। टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% ऑफ द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ मेथड। एग्जाम्पल आप इसकी यूँ कहो कि हाफ लाइफ ऑफ N2O5 एट 25 सेंटीग्रेड इज़ 24 मिनट्स। व्हाट डज इट मीन कि N2O5 अगर आपको दिया जाए 1 kg तो उनमें से हाफ kg आफ्टर 24 मिनट एट 45 सेंटीग्रेड इनटू प्रोडक्ट में चेंज हो चुका होगा। किसी भी रिएक्टेंट के हाफ ऑफ द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट टाइम टेकन फॉर दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। हाफ लाइफ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन है आप देखो। हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है 1/, इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -1। n स्टैंड्स फॉर एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n स्टैंड्स फॉर एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमने देखना है हाफ लाइफ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के दरमियान रिलेशन। हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू है 1/, इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू द पावर n-1। यू मीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -1। n कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका हो सकता है। याद रखिएगा जो बात फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है वो सेकंड ऑर्डर के लिए ट्रू नहीं है, और जो सेकंड ऑर्डर के लिए है वो थर्ड ऑर्डर के लिए ट्रू नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर और हाफ लाइफ का रिलेशन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू है 1/a मीन इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू द पावर n-1। ठीक है, n-1 यू मीन के n क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 1-1 हो गया, 1-1 0 आएगा तो इसका आंसर ये आ रहा होगा आपके पास। ठीक है, 0.693 इज इक्वल टू 0.693/k। फॉर सेकेंड ऑर्डर अगर आप देखो t हाफ ऑफ द सेकेंड ऑर्डर इज इक्वल टू है 1/ka। कैसे हुआ ये 2-1 जब करोगे, a क्या है आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन, 2-1 करोगे तो 1 बचेगा, तो इसको हम ka लिख देते हैं। फॉर थर्ड ऑर्डर अगर आप देखो, थर्ड ऑर्डर के लिए आप करोगे हाफ लाइफ ऑफ द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू है 1.5/ka²। इसका हुआ कैसे था 1/, यू कह लें आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था ये, के क्या कांस्टेंट है, ए क्या है 3, क्या है रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3-1, तो ये ka2 बचता है आपके पास। ठीक है, अगर आप देखो फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन तो t हाफ ऑफ द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू है 1/a 0-1। n-1 करना है ना, तो n ज़ीरो ऑर्डर के केस में 0 है, तो ये a इन्वर्स यानी a ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ये देखें ना, a-1 जो है ऊपर जाके a हो जाएगा -1 +1 में चेंज हो जाएगा। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है दैट इज डायरेक्टली फॉर हाफ लाइफ, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। फॉर फर्स्ट ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, और फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और फॉर थर्ड ऑर्डर हाफ लाइफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इसमें फर्स्ट ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन आएगा। अभी आप देखें फॉर फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ इज
इनिशियल कंसंट्रेशन के यानी हाफ लाइफ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये कैसे सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन. फॉर थर्ड ऑर्डर हाफ लाइफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन. इसकी हम बात कर रहे हैं थर्ड ऑर्डर के लिए स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, सेकंड ऑर्डर के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट ऑर्डर इंडिपेंडेंट है, और ज़ीरो ऑर्डर जो है दैट इज़ क्या आ रहा है, ज़ीरो ऑर्डर जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन. फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन. इसके बाद मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये एक फार्मूला मैंने लिखा हुआ है. टी हाफ 2 टाइम हमने लिया, पहली हाफ सेकंड हाफ, ठीक है. तो इसको हम अगर कर लेते हैं, ए फर्स्ट टाइम जो आपने इनिशियल कंसंट्रेशन ली है और A1 है जो सेकंड टाइम आपने इनिशियल कंसंट्रेशन ली है एक ही रिएक्शन के लिए, वो A2 लिया है. तो कहता है अगर आप इससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो दैट इज़ इक्वल टू n, तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं. n इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस लॉग ऑफ T1 ओवर T2 ओवर लॉग ऑफ A2 ओवर A1. T1 T2 हाफ लाइफ है और A2 और A1 जो है दे आर इनिशियल कंसंट्रेशंस. अब हम देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी. डेफिनेशन क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्लस एवरेज काइनेटिक एनर्जी. द मिनिमम amount of energy plus average kinetic energy that is required for the reactant to take part in a reaction. Basically जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है हम यूँ कह सकते हैं इट्स अ हिल बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है. या हम यूँ कह लें हमने एक चोटी सर करनी है जी, हमने एक हिल के ऊपर से दूसरी तरफ जाना है, यानी कि रिएक्शन में हिस्सा लेने के लिए आपको वो ऐसे मॉलिक्यूल जो चोटी पर जाके अगली तरफ जाएंगे, तो हम ये कहते हैं कि वो जो मॉलिक्यूल हैं दे हैव द रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी टू टेक पार्ट इन द रिएक्शन, ठीक है जी. इनिशियल स्टेट ऑफ रिएक्शन में कहते हैं कि एनर्जी ज़्यादा होती है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है. ट्रांजिएंट स्टेट जब होती है, जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी नॉर्मल एनर्जी के इक्वल होती है, और फाइनल स्टेट में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है आम एनर्जी से. अब हम देखते हैं व्हाट आर इफेक्टिव कोलिजन्स. भाई जब आप रिएक्शन करवाते हो तो रिएक्शन के किस चीज़ के नतीजे में होता है, बेसिकली आप रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को कोलाइड करवाते हो आपस में. मॉलिक्यूल इन कांटेक्ट होंगे तो प्रोडक्ट बनेंगे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल. अगर रिएक्शन तब होगा जब सिग्निफिकेंट एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स के पास और सूटेबल ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन ये ओरिएंटेशन ये ओरिएंटेशन नहीं, ये इफेक्टिव ओरिएंटेशन है. जब सूटेबल ओरिएंटेशन होगी और रिक्वायर्ड एनर्जी जो कि एक्टिवेशन एनर्जी है दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलिजन्स, एंड इन दैट फिर हम देखते हैं सूटेबल कोलिजन्स. और सूटेबल कोलिजन्स में हम देखते हैं इनकी ओरिएंटेशन क्या बिल्कुल ठीक है. फिर ऑल कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव, ये भी याद रखिएगा कि जितने भी कोलिजन्स हो रहे हैं वो सारे इफेक्टिव नहीं होते, उनमें से बहुत से इनइफेक्टिव कोलिजन होते हैं जिनके नतीजे में प्रोडक्ट नहीं बनता. इसको आप यूँ समझ लीजिएगा कि आपके पास ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं, आप इनका रिएक्ट करवाते हो रिएक्शन, तो ट्रांजिएंट स्टेट पे जाके ए का बी के साथ, पहले ए के साथ है, अब ए का बी के साथ और ए का ए के साथ भी है, और इस बी का हम कह रहे हैं इस ए के साथ और इस बी के साथ. ये बॉन्ड हाफ बॉन्ड मेकिंग हो रहा है और हाफ बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, ठीक है. बी टू बी जो बॉन्ड है ये हाफ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और ए टू ए जो है वो भी हाफ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और ए टू बी हाफ बॉन्ड मेकिंग हो रही है और ए टू बी हाफ बॉन्ड मेकिंग हो रही है. तो हमारे पास ए बी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं. दिस इज़ हाउ कि हम कह सकते हैं ये रिएक्टेंट हैं, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे प्रोडक्ट आ गए हैं. तो अगर आप ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप देखिएगा इस तरफ एनर्जी बढ़ रही है. अब आप देखो ए प्लस बी हमारे पास है रिएक्टेंट्स,
ये आपस में रिएक्ट करना चाहते हैं, इनको एनर्जी चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। यहाँ पे जाके इनकी एक्टिवेशन एनर्जी जब पूरी हो जाएगी तो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। एक बात याद रखें, यहाँ पे अगर हम देखें एक रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा और प्रोडक्ट की एनर्जी ये जो क्या है कम है। जहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा हो और प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो तो व्हाट डज इट मीन, भाई यहाँ से यहाँ तक ये एनर्जी रिलीज होगी तो ये वाला रिएक्शन जो होगा एक्सोथेरेमिक रिएक्शन होगा। किस तरह का रिएक्शन होगा? एक्सोथेरेमिक। ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी थी, इसके बाद रिएक्शन हुआ जी, हमने देखा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, ठीक है, प्रोडक्ट लोअर एनर्जी लेवल पे है, तो इसका मतलब है जो बाकी एनर्जी है ये रिलीज कर देंगे। इसके दूसरे रिएक्शन कोऑर्डिनेट में आप जाइएगा, A प्लस बी हमारे रिएक्टेंट और C प्लस डी हमारे प्रोडक्ट हैं। हमने एक्टिवेशन एनर्जी दी तो फिर भी हमने देखा A प्लस बी से C प्लस डी ऊपर ही हैं, तो इसका मतलब है ये वाली एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की, और जब रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो इसको हम क्या नाम देते हैं? एंडोथेरेमिक रिएक्शन। क्या नाम देते हैं? एंडोथेरेमिक रिएक्शन। जब एनर्जी रिलीज हो तो एक्सोथेरेमिक रिएक्शन, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो तो दिस इज कॉल्ड एंडोथेरेमिक रिएक्शन, और रिलीज हो तो एक्सोथेरेमिक रिएक्शन होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन हमने ये डिस्कस किया था कल आर्हेनियस इक्वेशन में कि रेट कांस्टेंट है और ए आर्हेनियस कांस्टेंट है, ई बेस ऑफ नेचुरल लॉग है, ई ए स्टैंड्स फॉर एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर टी ये दोनों कांस्टेंट हैं, जनरल गैस कांस्टेंट है ये, और ये आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ये हमने इसका सोल्यूशन करके निकाला था एल एन के माइनस ई ए ओवर आर टी प्लस एल एन ए, ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। हम रखेंगे माइनस ई ए ओवर आर टी इज इक्वल टू है स्लोप, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। तो की पॉइंट्स आप याद रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कोलिजन्स। देखें जी, जितने कोलिजन्स ज़्यादा होंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, और कोलिजन्स में भी इफेक्टिव कोलिजन, कौन से कोलिजन? इफेक्टिव कोलिजन वो कोलिजन्स होते हैं कि जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन्स। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। जितने इफेक्टिव कोलिजन्स ज़्यादा होंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली। जितनी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होगी। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो इट मीन टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा के और ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन और ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है। हम कहते हैं टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे तो आप एक्टिवेशन एनर्जी पे जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर आप कैटालिस्ट इस्तेमाल करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। कैटालिस्ट क्या करता है? रिएक्शन पाथवे को चेंज करता है, रिएक्शन मैकेनिज़्म को चेंज करता है, कोई शॉर्टकट मैकेनिज़्म अप्लाई कर लेता है या उसको ढूंढता है। कैटालिस्ट जो है उससे हम किसी लोअर एक्टिवेशन एनर्जी की तरफ जाते हैं। कैटालिस्ट का मकसद ही ये होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करें बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो है तो आपका रिएक्शन फास्ट होगा, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो आपका रिएक्शन स्लो होगा। मसलन ये दो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, इसमें ये एक्टिवेशन एनर्जी है और एक में ये है, ये देख लें आप, एक में ये एक्टिवेशन एनर्जी है और दूसरे वाले में ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, तो जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी लेस होगी तो ये रिएक्शन फास्ट होगा और दिस वन विल बी स्लो। अब अगर पूछा जाए तो इनमें से कौन सा एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है, यानी किस में कैटालिस्ट इस्तेमाल हो गया, किस में कैटालिसिस हो रहा है? भाई इस रिएक्शन में कैटालिस्ट नहीं है, नो कैटालिस्ट। इसीलिए
इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है। इसमें हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, ये कैटलाइज्ड रिएक्शन है इसलिए इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, और इसकी ज़्यादा क्यों है कि इसमें हम कैटलिस्ट नहीं लगा रहे। अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है ये, ठीक है, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, और दिस वन इज कैटलाइज्ड रिएक्शन, इसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है। हमारा नया टॉपिक है कैटालिसिस। डेफिनेशन: द रिएक्शन that take place in the presence of catalyst, यानी वो रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल हो, दैट इज कॉल्ड कैटालिसिस। कैटलिस्ट क्या है? मसलन आपका HCl का रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ, तो वाटर और क्लोरीन बन रहा है, इसमें क्यूप्रस क्लोराइड आपका कैटालिस्ट है, ये रेट को फास्ट कर रहा है। अब इसको यूँ समझो कि आपकी ये एक्टिवेशन एनर्जी है एक, और एक आपकी ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। इसमें अगर आप विदाउट कैटलिस्ट ये रिएक्शन करवाएं तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है, आपको हाई टेम्परेचर चाहिए और ज़्यादा टाइम चाहिए इस रिएक्शन को करवाने के लिए। इसके बरक्स जब आप ये वाला रूट इस्तेमाल करते हो तो ये उस वक़्त है जब आप कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हो। ये क्या है? कैटलाइज्ड, और ऊपर वाला जो रेड है दैट इज़ अनकैटलाइज्ड पाथ। जब आप कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं करते तो एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है, आपको बड़े रूट से होके आना पड़ता है, लंबे रूट से होके आना पड़ता है। तो दिस इज़ हाउ कैटलिस्ट जो है इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, आप यूँ कह लो अल्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, बाय डिक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। कैसे? बाय डिक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्या करता है कैटलिस्ट? रेट ऑफ रिएक्शन तेज कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है, फास्ट कर देता है बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये अनकैटलाइज्ड ग्राफ और ये कैटलाइज्ड, यानी कैटलाइज्ड में जल्दी हम प्रोडक्ट हासिल कर लेते हैं। नेक्स्ट, कैटालिसिस की दो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। होमोजीनियस कैटालिसिस, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में हो, मसलन SO2 गैसियस, ऑक्सीजन गैसियस फेज, SO3 गैसियस फेज, NO गैसियस। जब आपके रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट सेम फेज में हो, फिजिकल स्टेट इनकी सेम हो, तमाम गैसियस स्टेट में है, तो दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटालिसिस। इसी तरह आपके पास एक एस्टर है H3COO2H5, आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, मिनरल एसिड, तो हमें मिलता है एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल। इस रिएक्शन में अगर आप देखो तो ये एस्टर लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, एसिड लिक्विड है, अल्कोहल लिक्विड है, और मिनरल एसिड जो है वो भी एक्वस फॉर्म में लिक्विड है, तो ये होमोजीनियस कैटालिसिस होगी। इसके बरअक्स आप अगर ऐसा रिएक्शन लें जिसमें ये गैस, ये गैस, ये गैस, ये लिक्विड, लेकिन ये वाला सॉलिड है आपका कैटालिस्ट, तो ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। इसी तरह आप अमोनिया गैस बनाते हो बाय यूजिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, आपके पास ये रिएक्शन आता है। यहाँ आपका FeOMgOSiO2Al2O3, ये अगर कैटालिस्ट है, ये देखो ये गैस, ये गैस, ये गैस, लेकिन आपके कैटालिस्ट जो हैं दे आर इन सॉलिड फेज, तो दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक हो गया? तो ये तो थी कैटालिसिस की टाइप। इसके अलावा ऑटो कैटालिसिस होती है सम टाइम, और एक होती है नेगेटिव कैटालिसिस। ठीक है? अच्छा, सम टाइम होता है ऐसे है कि कोई रिएक्शन के दौरान ऐसी प्रोडक्ट बनती है कि वो रिएक्शन को फास्ट कर देती है। ठीक है? ऑटो कैटालिसिस आप कहेंगे सम products produce in a reaction and increase the rate of reaction, increase the making of product,
तो ऐसी चीज़ को हम ऑटोकैटालिसिस कहते हैं। मसलन KMnO4 का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएं तो उसके दरमियान MnSO4 बनता है, तो MnSO4 इस रिएक्शन को फास्ट कर देता है, नेगेटिव कैटालिसिस। अच्छा, समटाइम्स यूँ होता है, सम substances slower the rate of reaction, slower the rate of reaction, या रिएक्शन को रोक देते हैं। मसलन गाड़ी में नॉकिंग हो रही है तो टेट्रा इथाइल लेड या टेट्रा मिथाइल लेड इस्तेमाल करें, ये एंटी नॉकिंग एजेंट है। टेट्रा मिथाइल लेड और टेट्रा इथाइल लेड, दे आर नेगेटिव कैटालिस्ट, ठीक है, दे स्टॉप द प्रोसेस, ठीक है। तो ऐसे ऑटोकैटालिसिस में कोई ऐसा सब्सटेंस पैदा हो जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन जो रिएक्शन को फास्ट करता है, जबकि नेगेटिव कैटालिसिस में कोई ऐसा सब्सटेंस हम डालते हैं जिससे रेट ऑफ रिएक्शन रुक जाए, जिससे रिएक्शन जो है वो स्टॉप कर जाए, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कैटालिसिस। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिमेन अनचेंज्ड केमिकली। याद रखें, फिजिकल स्टेट तो चेंज हो सकती है लेकिन केमिकल स्टेट कैटालिस्ट की चेंज नहीं होती। मसलन आप KClO3 की डीकम्पोजिशन में MnO2 कैटालिस्ट, शुरू में आप ग्रेन्यूल यूज़ करते हैं, हो सकता है बाद में आपको पाउडरस फॉर्म में मिल जाए, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट इसकी चेंज होती है कैटालिस्ट की, अपनी वो सरफेस पेश करता है, लेकिन केमिकल स्टेट इसकी चेंज नहीं होती। यूज्ड इन ट्रेस अमाउंट, मसलन आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कैटालाइज रिएक्शन से वाटर बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको 1 मिलीग्राम प्लेटिनम भी जो है दैट विल बी एनफ फॉर दिस रिएक्शन, यानी स्मॉल अमाउंट, यानी ट्रेसेस में अमाउंट हो वो भी इनफ होती है। मोर इफेक्टिव इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, अगर आप कैटालिस्ट को पीस की फॉर्म में या डली की फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो इतना इफेक्टिव नहीं है। इसके बरक्स आप इसको अगर ग्राइंड करके इस्तेमाल करेंगे तो कैटालिस्ट का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इसकी एफिकेसी, असरअंदाज होना ज़्यादा हो जाएगा, इसका रेट बेहतर हो जाएगा, इसका वर्क बेहतर हो जाएगा। डू नॉट इफेक्ट केसी की वैल्यू में फ़र्क नहीं आता, लेकिन केसी की अटेनमेंट जल्दी हो जाती है। अटेनमेंट इज अर्लियर, यानी हम कहते हैं कि अटेनमेंट हम जल्दी कर लेते हैं केसी की, ठीक है। स्पेसिफिक इन एक्शन, आप कैटालिस्ट की एक बहुत अहम प्रॉपर्टी है कि वो एक ही काम करता है। मसलन अगर आप फॉर्मिक एसिड में एल्युमिनियम ऑक्साइड डालें तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, साथ वाटर, और अगर आप कॉपर डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, साथ हाइड्रोजन बनेगा। यहाँ वाटर बना, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बना, यहाँ, यानी एल्यूमिना से कॉपर की तरफ आप जाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड से आप कार्बन डाइऑक्साइड हासिल कर लेते हैं फ्रॉम फॉर्मिक एसिड। अच्छा, ये याद रखिएगा, जो थर्मोडायनामिकली फिजिबल नहीं है रिएक्शन, उनको कैटालिस्ट नहीं करवा सकता। नो फिजिबल रिएक्शन, नॉन फिजिबल रिएक्शन जो है दैट कैन नॉट बी प्रोसीडेड बाय कैटालिस्ट। ये बात समझें कि कैटालिस्ट पता नहीं हर रिएक्शन करवा देगा, नहीं, जो थर्मोडायनामिकली रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है उसको आप कैटालिस्ट जो भी इस्तेमाल करें वो नहीं हो सकता। इसके बाद है एक्टिवेटर। जब आप हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल करते हैं, घी बनाते हैं, तो निकल आपका कैटालिस्ट होता है, लेकिन उसमें अगर आप थोड़ा सा कॉपर और टेलोरियम डाल दें तो ये रिएक्शन को और फास्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये निकल की सरफेस को एक्टिवेट करते हैं, सो दे आर नेम्ड एज एक्टिवेटर्स। हम कैटालिसिस की बात कर रहे तो हमारा ये लास्ट टॉपिक है एंजाइम कैटालिसिस। एन का मतलब होता है एंजाइम इन बैक्टीरिया। फर्स्ट टाइम ये बैक्टीरिया में डिस्कवर हुए थे, बायो कैटालिस्ट हम इनको कहते हैं। इंसानी बॉडी के अंदर ये जो कैटालिस्ट है दे आर कॉल्ड एंजाइम्स, दे आर प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, ये क्या होते हैं? प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इनका एक नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी होता है।
अच्छा, ये एक्शन कैसे करते हैं? एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है, और ये कॉम्प्लेक्स लेटर ऑन हमें एंजाइम अलग हो जाता है, ये हमें प्रोडक्ट दे देता है। क्या कहा मैंने कि एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और लेटर ऑन एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट दे देगा, और नेक्स्ट जाके सबस्ट्रेट को पकड़ लेगा ये, ठीक है। तो एंजाइम्स में अगर आप एग्जांपल देखें तो यूरेज बड़ी अहम एग्जांपल है। ये हमारे यूरिया ब्रेकडाउन के लिए इस्तेमाल होती है, हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। इनवर्टेज एंजाइम जो है, ठीक है, इसके अलावा जाइमेज 14 एंजाइम का मजमूआ है जो कि ग्लूकोज को अल्कोहल में चेंज करता है, ठीक है। इनवर्टेज जो है ये शुगर की ब्रेकडाउन करता है, शुगर की हाइड्रोलिसिस करता है ये एंजाइम। एक माल्टेज एंजाइम है जो माल्टोज को तोड़ता है, ठीक है, माल्टोज की ब्रेकडाउन करता है, उसकी हाइड्रोलिसिस करता है। ये इस तरह के एंजाइम हमारी बॉडी में इस्तेमाल हो रहे हैं। दे आर मोस्टली प्रोटीन इन नेचर, और ये रिएक्शन को 10 की 20 टाइम तक फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक बायो कैटालिसिस, जिस तरह वो रिएक्शन को फास्ट करते हैं, ये भी इसी तरह विद इन नो टाइम, यानी वो रिएक्शन जो पता नहीं कितनी देर लग जाए, महीनों लग जाए, लेकिन चंद मैटर ऑफ सेकंड में ये रिएक्शन करवा देते हैं। एक्ट लाइक इनऑर्गेनिक हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, ये जो एंजाइम्स हैं, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, फिर वही बात कि अगर एक रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इस तरह हाई है तो ये उसको थोड़ा फ्लैट कर देते हैं, यानी इतनी हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत फास्ट करते हैं ये, ठीक है। हाईली स्पेसिफिक इन एक्शन है, एक एंजाइम का काम स्पेसिफाइड होता है, वो डिफरेंट काम नहीं कर सकता, उसने एक ही प्रोडक्ट देनी होती है, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होती है, ठीक है, आपने देखा होगा 5 सेंटीग्रेड से लेकर 45 सेंटीग्रेड तक बहुत से प्लांट्स जो हैं वो बेहतर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो प्लांट के एंजाइम्स जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। इस सेम विद द ह्यूमन बीइंग, हम भी बेहतर कारकर्दगी के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहते हैं कि हमारी बॉडी को जो अच्छा लगे टेम्परेचर हम जिस पे सस्टेन करें, वही हमारी ऑप्टिमम रेंज हमारे एंजाइम्स की होती है। अगर बॉडी टेम्परेचर फिक्स है, उस पर सारे एंजाइम काम कर रहे हैं, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो वो टेम्परेचर की सूरत में या बुखार की सूरत में निकलता है, जिससे एंजाइम मैकेनिज़म्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऑप्टिमम पीएच रेंज है, याद रखें एंजाइम्स जो हैं हाई पीएच पे या बहुत लो पीएच पे जो काम करना छोड़ देते हैं। हमारा ब्लड जो है 7.35 पीएच पे बफर्ड है, इस पे सारे एंजाइम काम कर रहे हैं। अगर आप अब्रप्ट चेंज करेंगे पीएच में तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी खो देता है, लॉस्ट कर देता है, एंजाइम अपना वर्क छोड़ देता है, ठीक है। कैटालिटिक एक्टिविटी इज एनहांस्ड इन बाय कोएंजाइम। कोएंजाइम एंजाइम का हेल्पर है और ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसमें मेटल वगैरह आ सकती हैं, और ये एंजाइम की एक्टिविटी को और भी ज़्यादा कर देता है, ठीक है। ये तो था एंजाइम्स के बारे में। तो नेक्स्ट हम कुछ एमसीक्यूज का जायजा लेते हैं। मेंशन द वर्क ऑफ एंजाइम। यूरेज, यूरिया ब्रेकडाउन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनवर्टेज, शुगर ब्रेकडाउन या हाइड्रोलिसिस। जाइमेज, ग्लूकोज इनटू अल्कोहल। माल्टेज, ब्रेकडाउन ऑफ माल्टोज। सेलुलेज, सेलुलोज ब्रेकडाउन, सेलुलोज ब्रेकडाउन। ये याद रखना है आपने, चंद एक एंजाइम और इनका एक्शन, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कैटालिस्ट? स्मॉल अमाउंट इज इनफ। हमने इनकरेक्ट ढूंढनी है। स्पेसिफिक इन एक्शन, वाकई होते हैं एंजाइम। डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी,
इफेक्ट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ये नहीं हो सकता, ठीक है। स्मॉल अमाउंट इनफ, ये ठीक है। स्पेसिफिक इन एक्शन, डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, इफेक्ट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ये वाला रॉन्ग स्टेटमेंट है। विच टाइप ऑफ मेटल आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, कौन कौन सी मेटल है? कॉइनेज, एल्कली, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ट्रांजिशन। अब देखो कॉइनेज भी हो सकती हैं लेकिन ट्रांजिशन ज़्यादा यानी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ट्रांजिशन मेटल्स। अच्छा, ये एक रिएक्शन है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू अल्कोहल एंड CO2 इज कैटालाइज्ड बाय, कौन सा एंजाइम है? यूरेज, इन्वर्टेज, जाइमेज या माल्टेज, कौन सा एंजाइम यहाँ वर्क कर सकता है? तो यकीन जाइमेज एंजाइम जो है वो ये काम करेगा। कैटलिस्ट यूज्ड फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ KClO4 है, वाटर है, K2SO4 है, CO2 है या MnO2 है, तो यकीनन MnO2 इज बेस्ट कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। इन हैबर-बुश प्रोसेस कैटलिस्ट इज, आपका ये प्रोसेस है N2+3H2 चेंजिंग टू योर 2NH3। तो हमें कैटलिस्ट याद होना चाहिए। निकल प्लेटिनम नहीं है, आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट होता है। SiO2 याद रखिएगा प्रमोटर होता है, ये नहीं करना आपने। आयरन ऑक्साइड इज अ कैटलिस्ट, ये आयरन, ठीक हो गया। क्या कहा मैंने? आयरन ऑक्साइड इज कैटलिस्ट, SiO2 एंड MgO आर प्रमोटर्स, ये दूसरे लफ्जों में। कैटलिस्ट यूज फॉर SO3 फॉर्मेशन इज, कौन सा है जी? MgO, SiO2, FeO या वेनेडियम पेंटॉक्साइड, यानी यकीनन वेनेडियम पेंटॉक्साइड है। फिर ये बताइएगा ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस कैटालिसिस? आपको पता है SO2 + O2 चेंजिंग टू योर SO3, ये आपका रिएक्शन है। यहाँ वेनेडियम पेंटॉक्साइड ये एक सॉलिड है कैटालिस्ट, जबकि ये तमाम गैसेस हैं, तो ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होगी, याद रखना है हमें, ठीक है। लोअर एनर्जी कैटालिस्ट क्या करता है जी? कैटालिस्ट का रोल बताइएगा। lowers energy of activation, increases energy of activation, lowers pH या increases temperature, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? कैटलिस्ट करता क्या है? lowers the energy of activation, A ऑप्शन इसका दुरुस्त है। if a product formed acts as catalyst, the process is, देखें जी, रिएक्शन के अंदर ही एक प्रोडक्ट बना, उसने रिएक्शन को कैटलाइज कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव कैटालिसिस, पॉजिटिव कैटालिसिस या ऑटो कैटालिसिस? तो यकीनन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटो कैटालिसिस। कैटालिस्ट चेंजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्टेप रैपिडली, अनइक्वली, इक्वली, स्लोली। क्या ख्याल है जी? यकीनन जितना रेट फास्टर होता है उतना बैकवर्ड भी आता है, तो ये इक्वल हो रहा होता है कैटालिस्ट का काम, ठीक है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू रिएक्टेंट्स, इक्वल टू प्रोडक्ट्स, equal to reactants and product, more than reactants and product। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इस तरह से है, ये अगर आपके रिएक्टेंट है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ऊपर होता है और प्रोडक्ट फिर नीचे आते हैं आमतौर पे। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी होती है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से नॉर्मली ज़्यादा होनी चाहिए। यूनिट्स फॉर द स्लोप ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, आपके ख्याल में स्लोप के क्या यूनिट होने चाहिए? पर केल्विन, सेंटीग्रेड या फिर फॉरेनहाइट में? तो स्लोप होती है EA/2.303 R। ई एक्टिवेशन एनर्जी के यूनिट होते हैं जाउल पर मोल, ये मैं पुट कर रहा हूँ, और R के यूनिट होते हैं जाउल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। जाउल जाउल से कैंसिल हो जाएगा, मोल मोल से कैंसिल हो जाएगा, केल्विन बनेंगे जी इसके यूनिट। दिस ऑप्शन इज करेक्ट वन। ये देखिएगा स्लोप है एक्टिवेशन एनर्जी ओवर 2.303 R की हमने यूनिट है जाउल पर केल्विन पर मोल, और एक्टिवेशन एनर्जी के जाउल पर मोल। ये जाउल जाउल से और मोल पर मोल से कैंसिल हो जाएगा, पर केल्विन ऊपर जाके केल्विन रह जाएगा, तो इसका मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी के जो यूनिट हैं दे आर केल्विन। Cullinan theory explains rate of reaction, order of reaction, molecularity of reaction या none of these? क्या एक्सप्लेन करती है Cullinan theory? कहाँ हेल्पफुल है? रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें Cullinan theory का सहारा लेना पड़ता है। यूजुअली बाय 10 केल्विन इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है जी?
डबल हो जाता है, हाफ हो जाता है, 3 टाइम हो जाता है, ट्रिपल्स, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो आम तौर पे देखा गया है 10 सेंटीग्रेड राइज इन 10 केल्विन राइज रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड। ठीक है, विच इज रिक्वायरमेंट ऑफ द रिएक्शन टू टेक प्लेस। स्लो कोलिजन होने चाहिए, फास्ट कोलिजन होने चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन होने चाहिए, नन ऑफ दिस। जी कौन सा ऑप्शन ख्याल से? तो यकीनन अगर एक रिएक्शन आप करवाना चाहते हैं, या जब रिएक्शन तब भी होगा जब कोलिजन्स भी हों, तो इफेक्टिव कोलिजन हो। फास्ट या स्लो कोलिजन डजंट वर्क, रादर इफेक्टिव कोलिजन्स आर